वैसे 1:30 बजे का बोला था, 1:30 बजे। चालू कितने बजे हो रहा है? 1:49 हो गया। चलो, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब तुम बोलोगे सर हमने मेजर तो किया था, जैसा हमारी बात हुई थी नेशनल इनकम क्या है, एनएनपीएफसी तो नेशनल इनकम है। तो हमने कल के सवाल में एनएनपीएफसी निकालने के लिए भी तो चीजें समझ ली थी। तो अब ये चैप्टर का अलग से जरूरत क्यों है? इसमें कैसे न्यूमेरिकल्स है? जैसे कल के सवालों में हमारे पास क्या कहानी था कि वो बिग 8 में से कोई एक एलिमेंट गिवन होता था। अब अगर वो एलिमेंट ही गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? यानी कि बिग 8 में से कोई एक एलिमेंट तो गिवन होता था, तो हम लोग जो है कैलकुलेशंस कर लेते थे उसके बेसिस पे। अब अगर वो कोई एक एलिमेंट है ही नहीं तो उसके बिना तो कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। तो वो एक एलिमेंट ढूंढने के लिए हमारे पास जो है 3 मेथड आती है। वही मेथड को इसमें समझना है कि बिग 8 में से एक एलिमेंट कोई मिल जाएगा 3 मेथड में से कुछ ना कुछ, तो उसमें से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 मेथड है इस चैप्टर में हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की। एक है वैल्यू एडेड मेथड जिसको प्रोडक्शन मेथड भी बोला जाता है, एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर इतना छोटा चैप्टर ये है नहीं। इसकी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ने के लिए पढ़ लो, बाकी ऐसी कोई काम की नहीं है। इस चैप्टर में से तो न्यूमेरिकल जाता है, अब थियरी करेंगे जरूर एक बार समझने के लिए, पर इतना काम का नहीं है। नेशनल इनकम जो है भाई उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि भाई प्रोडक्शन के बेसिस पे हो रहा है। अब देखो जब भी प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन के उसमें फैक्टर इनकम जो होता है वो फैक्टर प्रोडक्शन को पे किया जाता है, मतलब फैक्टर सर्विस के लिए जो होता है हम लोग फैक्टर पेमेंट करते हैं। तो इनकम का भी फ्लो है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपना इनकम स्पेंड करते हैं गुड्स को खरीदने के लिए, मतलब एक्सपेंडिचर का भी सामान है और प्रोडक्शन तो हो ही रहा है। यानी कि इन चीजों की वजह से हम लोग 3 तरीके से मेजर करते हैं, वही तो पैसा रेगुलेट हो रहा है ना। तो तीनों तरीके से निकल सकता है। एक वैल्यू एडेड मेथड जिसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, कितना प्रोड्यूस हुआ उस बेसिस पे इनकम पता कर लो, क्योंकि हम ये मानते हैं जितना प्रोड्यूस हुआ होगा उतना बिक गया होगा। फिर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड है। अच्छी बात ये है कि हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। कि तीनों मेथड से सॉल्व करने में भी सबके अलग अलग फॉर्मूला है, तीनों मेथड से सॉल्व करने पे भी जो आंसर है वो क्या आता है, सेम आता है। ये अच्छी बात है। चलो वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड को जो है हम लोग प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंटरी मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड, ये सब कुछ बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये मेथड से नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये सारी बातें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। वैल्यू एडेड के बारे में है ये कि वैल्यू एडेड कैसे पता करना है कि कितना वैल्यू ऐड हुआ है। वैल्यू एडेड मेथड में वही समझते हैं कितना वैल्यू ऐड हुआ है, तो उसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि जो बीच समय में हमें कंज्यूम करना पड़ा चीजों को फाइनल गुड को बनाने के लिए, तो उसको वापस से काउंट तो नहीं करूंगा मैं, उसको माइनस करना पड़ता है हम लोगों को। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू ऑफ आउटपुट के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड कहते हैं। बेसिकली वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है कि रॉ मटेरियल में हमने क्या वैल्यू ऐड करा, कोई फर्म ने क्या वैल्यू ऐड करा जिससे वो जो है वो और प्रोडक्टिव हो गया, मतलब और वो यूजफुल हो गया, और हमने कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से उसमें वैल्यू ऐड किया है। इसका फार्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझाता हूं, देखो एक बेकर को सिर्फ चावल वो चाहिए, आटा चाहिए, फ्लोर चाहिए ब्रेड बनाने के लिए। उसने फ्लोर खरीदा 500 रुपए में और फ्रॉम द मिलर, और उसने क्या किया, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बाद फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट किया और उसने ब्रेड बेचा 700 रुपए में। तो इसमें फ्लोर जो है वो इनपुट है, इंटरमीडिएट गुड्स है, और ये जो 500 रुपए है ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। ब्रेड जो है वो आउटपुट है 700 रुपए, तो 500 की चीज में 700 का बना दिया, मतलब वैल्यू कितना ऐड हुआ, 200 ही। मतलब वैल्यू एडेड बेसिकली क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही हमारा क्या है कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो 700 रुपए की ब्रेड बनाई को और 500 रुपए का जो फ्लोर लिया था माइनस कर दो, तो 200 रुपए का वैल्यू ऐड किया। तो यानी कि इसका फार्मूला जो है सिंपल है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हम इसको बोल सकते हैं। तो अब ध्यान रखना कि वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। बहुत सारी एंटरप्राइज है इकोनॉमी के अंदर, तो नेशन में बहुत सारी एंटरप्राइज है, तो हर एक एंटरप्राइज जो वैल्यू ऐड करती है नेशनल इनकम के लिए उसको बोलते हैं जीवीएएमपी, जीवीएएमपी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं। कि भाई हम लोगों ने बोला कि हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ने जो भी वैल्यू ऐड की है वो क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है एट मार्केट प्राइस जीवीएएमपी। मतलब कि 200 रुपए इस बेकर ने लगाया, तो ये जो है इसको हम वैल्यू एडेड या जीवीएएमपी भी बोल सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, हम जीवीएमपी बोलेंगे कि जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, हम लोग यूज करने वाले जीवीएएमपी। और ऐसे देखो इस फॉर्म ने इतना जीवीएमपी किया, मतलब इतना ग्रॉस वैल्यू ऐड किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया, तो सबका निकालना है तो इन्हीं सबको क्या कर लो, जोड़ दो, सबका पूरा निकालना। मतलब जो जीडीपीएमपी होता है ना वो सारे जीवीएमपी का सम होता है। सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन, यानी कि सम। तो जो जीडीपीएमपी आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है मार्केट प्राइस से, वो होता है इन्हीं सबका सम।
तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, जैसे हमने देखा ना वैल्यू एडेड का कंसेप्ट समझा, उसी वैल्यू एडेड का दूसरा नाम है GVAMP, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये वही वैल्यू एडेड है 200 रुपए, ठीक है। तो ये हुआ। तो देखो जैसा अपना बात होता बिग 8 के बारे में, राइट। तो हमको वैल्यू एडेड मेथड यानी प्रोडक्शन मेथड से हमको GDP-MP मिल जाता है। अब GDP-MP आया तो नेशनल इनकम आ सकता है ना, NNP-MP तक, NNP-FC तक पहुंच सकते हो तुम लोग आराम से। तो एक एलिमेंट इससे क्या मिलता है, GDA-MP मिलता है। तो इस मेथड से हम लोग GDP-MP जो है पता कर लेते हैं, और एक बार GDP-MP आ गया बिग 8 में से तो अब तो जो भी ढूंढना हो ढूंढ सकते हैं, नेशनल इनकम भी ढूंढ सकते हैं। ये बात क्लियर हुई तुम लोगों को? तो यानी कि ध्यान रखना, ये याद रख लेना कि वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड हमको GDP-MP देता है, फिर जो ढूंढना है वो कहानी है। अब देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइनल कंजम्पशन में क्या चीज है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, प्रोडक्शन यूनिट जो है वो किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या क्या चीजें गुड्स और सर्विस दूसरे यूनिट से लेता है, और उसको ही हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। या तो वो रीसेल के लिए होंगे या तो कंप्लीटली वो दूसरे प्रोडक्शन में यूज अप हो गए होंगे। जैसे जो आटे का एग्जांपल था वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। फाइनल कंजम्पशन यानी कि जो गुड बना, जो भी गुड और सर्विस बनी उसको फाइनल कंज्यूम कर लिया, फाइनली हम लोगों ने यूज कर लिया, उसको बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन। अब इंपोर्ट को हम लोग अलग से इंक्लूड नहीं करते। अगर हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दिया हुआ है ना, तो इंपोर्ट हम लोगों को ऐसे अलग से ऐड नहीं करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जो इंपोर्ट है वो ऑलरेडी एडेड है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो ये बात को ध्यान में रखना कि इंपोर्ट्स को हम लोग ऐड नहीं करते। इंपोर्ट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं किसमें, इंटरमीडिएट गुड्स में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूडेड होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल खरीदा है, अगर ये दिया है, इसका मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से खरीदा है, पर और परचेज फ्रॉम अब्रॉड जो है वो इंपोर्ट है। पर देखो हम लोगों को मेन तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है डोमेस्टिक जो खरीदा वो प्लस बाहर से जो खरीदा वो। अगर सवाल में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है तो इंपोर्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसको वापस से जोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है और हमें डोमेस्टिक का परचेज और रॉ मटेरियल दिखाया और इंपोर्ट दिखाया है, तो फिर उन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंपोर्ट ऐसा नहीं है कि मेथड में यूज ही नहीं हो रहा है, पर वो किस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। तो ध्यान देने वाली क्या बात है कि क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली तुम लोगों को इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, इसका मतलब इंपोर्ट उसमें इंक्लूडेड है, तो वापस अलग से भी दिया हो तो जोड़ेंगे नहीं। पर अगर अलग अलग डोमेस्टिक का अलग दिया हुआ है परचेज और रॉ मटेरियल और बाहर का इंपोर्ट अलग दिया है, तो फिर उसको जोड़ के ही क्या आएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा। तो इंपोर्ट वाला पॉइंट ध्यान रखना। जैसे अब देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 का, इंपोर्ट 300 का है, अभी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 का ही रहेगा। डोमेस्टिक का रॉ मटेरियल 500 का है, इंपोर्ट 100 का है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 600 का हो जाएगा। और रॉ मटेरियल खरीदा इंपोर्ट है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोगों को दिया हुआ है, स्पेसिफाइड था ऊपर फ्रॉम डोमेस्टिक फॉर्म। यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, मतलब बाहर वाला भी इसमें इंक्लूड हो गया है। तो यहाँ पे टर्म में कंफ्यूज नहीं होना, टर्म स्पेसिफाइड रहेंगे। यहाँ पे था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फॉर्म, हाँ बाहर वाले काउंट नहीं हुए। यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोला है, मतलब बाहर वाले भी काउंट हो गए होंगे। सारे रॉ मटेरियल जो हमने खरीदे आइदर डोमेस्टिक आइदर इंपोर्ट बाहर से, वो सब इसमें आ गया, तो वापस से इंपोर्ट तुम लोग जोड़ोगे नहीं। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 700, इंपोर्ट 1500, लॉजिक देखो, ये 200 रुपये तो इसमें इंक्लूडेड होगा, ये 1500 कैसे इसमें इंक्लूड होगा। यानी इस केस में क्या समझिए, 1500 इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर इंपोर्ट ज्यादा आ रहा है तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई वो कैसे इसमें इंक्लूड हुआ होगा, तो हमको दोनों को सेपरेटली करके ही क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये खास बात है, समझे तुम लोग। अब हमारे पास जो मेन फार्मूला है ना इसके लिए, उसमें एक टर्म आता है, जब हम फार्मूला भी देखने वाले थे उसमें एक टर्म आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट करके, वो अपने को समझना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का बेसिकली यही मतलब होता है कि कितना गुड्स और सर्विस जो बना है उसका मार्केट वैल्यू क्या है 1 ईयर के पीरियड में। यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विस आपने बनाया उससे आपको कितना मार्केट वैल्यू मिल सकता है, वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वो कैसे पता करेंगे, जितना हमने बेचा वही तो मार्केट वैल्यू है, असम्पशन तो करूंगा नहीं, जो बेचा वही तो मार्केट वैल्यू में बेचा होगा। तो हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में ना दो चीजें जोड़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो चीजें जोड़ते हैं, सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब सेल्स तो देखो ठीक है कि भाई सेल्स से ही पता चलेगा मार्केट में क्या गुड्स की हमारी वैल्यू है, तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में। अब कुछ गुड्स जो है वो मैंने बनाया सेल्फ कंज्यूम करने के लिए, वो तो सेल हुआ नहीं होगा, तो पर प्रोडक्शन तो हुआ था ना उसका भी, तो प्रोडक्शन मेथड के लिए और वैल्यू ऐड भी हुई थी उसमें सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो इसके लिए इनको भी वहां पे ऐड कर दिया जाता है। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, इसका मतलब होता है सेल्स और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। लेकिन एक बात भी तो समझो, तुमने जितना सामान बनाया क्या सारा का सारा बिक गया, नहीं, कुछ तो बचा होगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम एक और चीज जोड़ेंगे आगे जाके, नीचे दिया होगा कहीं पे चेंज इन स्टॉक, और हम क्या जोड़ते हैं, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्या चीज
बिक गया तो अच्छी बात है, पर अगर बचा है तो वो काउंट करना पड़ेगा। तो यानी कि फॉर्मूला में हम लोग चेंज इन स्टॉक जो है वो भी जोड़ते हैं। चेंज इन स्टॉक तुमको पता है फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये भी आगे जाके पॉइंट देखो यहाँ पे आ जाएगा। अगर एंटायर आउटपुट बिका नहीं है तो अनसोल्ड स्टॉक को भी ऐड करते हैं। तो अनसोल्ड स्टॉक का मतलब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, चेंज इन स्टॉक भी जुड़ेगा और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी जो है जुड़ेगा। तो ये तीन चीज जो है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो है जुड़ जाती है। अब कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी ये लोग जो है ना सेल्स नहीं देते। देखो ये वन मोर में कुछ नहीं है, सब एक ही है, बस अलग अलग केस बता दिए। कभी कभी सेल नहीं देते, ऐसा बोलेंगे 4000 यूनिट बेची और एक का यूनिट का प्राइस था 20, तो कितने का सेल हुआ, 4000 × 20 का सेल हुआ। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि तुमको सवाल में सेल नहीं दिया हो तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहां पे जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्वांटिटी इनटू प्राइस करना पड़ेगा। बस वो वन मोर वे कुछ नहीं है, वही सेल का ही पॉइंट है कि जो सेल है वो और कैसे आ सकता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस करके भी सेल जो है वो आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना। और एक्सपोर्ट को भी हम सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि सेल अगर वर्ड है, अगर सेल वर्ड है इसका मतलब क्या है कि हमारे जो भी डोमेस्टिक गए और जो बाहर गए वो भी हम लोगों को दोनों आ गया है। अगर हमारे केस में, अगर हमारे क्वेश्चन में हमें दोनों डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दिया है तो हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे इंपोर्ट का फंडा था वैसे ही है कि सेल है ना अगर, तो इसका मतलब यहाँ का और बाहर का दोनों का सेल कंसीडर हो गया। अगर अलग अलग दिया है तो ही फिर एक्सपोर्ट को कंसीडर करूंगा। क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली समझाता हूँ। देखो सेल 2000 की, एक्सपोर्ट 400 का है, जुड़ा हुआ ही होगा सिर्फ सेल है, तो मतलब जो पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितना है 2000 है। फिर सेल डोमेस्टिक वर्ड है 2700, एक्सपोर्ट 200 का, टोटल सेल कितने का होगा 900 का होगा। समझे कि नहीं समझे, यानी कि वैसा ही कहानी है। तो हम लोग को नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए जो है हम लोग जो ये देखो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। मुझे नहीं लगता तुमको कुछ इसमें कंफ्यूजन है। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राइमरी इंडस्ट्री यानी जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते, तुमने बीएसटी में पिछले साल फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक ये सब पढ़ा होगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करती है, फिर जानवरों का वो रेयरिंग कैरिंग करना, वो प्राइमरी के अंदर आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन होती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करेगी और फिनिश गुड में बनाने में मदद करेगी। और टर्शियरी इंडस्ट्री जो है उसके दो काम होते हैं, सर्विस वगैरह, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को भी हेल्प करना उनका काम है, और उनका दूसरा काम है सर्विस, यानी कि जो सारा कुछ सामान भेजना है लोगों को वो, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के लेके। तो ये सारी चीजें जो है ये सब आती है, तो सबका हम लोग जीवीए ढूंढकर जोड़ देते हैं तो जीडीपी एमपी मिल जाता है, ऐसा होता है। समझे, सबका जीवीए निकाल लो, सबको जोड़ लो, जीडीपी मिल जाएगा। तो वैल्यू एडेड मेथड के ये क्या स्टेप है, ये तुमको नॉर्मली देखो पता है कि भाई हमको ये वाला पॉइंट जो है ये काम का नहीं है। हम लोग बाजू में टेबल वो सब इम्पोर्टेंट, जो टेबल है हाँ ये जरूरी है, पर ये तुमको सब आता है। मैं सब सिंपल भाषा में समझाता हूँ, उधर कंफ्यूज मत होना। सबसे मेन तो ये देख लो, सबसे मेन तो क्या है कि सारे जीबीए एमपी जो है वो जुड़ जाएंगे तो जीडीपी एमपी बन जाएगा। अब तुमको देखो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी जो है, अब मुझे वैल्यू एडेड मेथड से क्या मिल गया, जीडीपी एमपी मिला। तो ग्रॉस से नेट जाना है, माइनस डेट करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, प्लस एन क्या था वो एनएफआई है, नेशनल नेट क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और पी तो पी है, एमपी से एफसी जाना है, मार्केट प्राइस इसमें जाना है, तो एनआईटी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सही है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, माइनस करना पड़ेगा। तो वही इन लोगों ने समझाया कि पहले आप जीडीपी एमपी जो है वो कैसे निकालोगे, तो आप सम कर दोगे किसका, जीवीए एमपी का, सारे जगह का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के जीवीए एमपी जो है वो जब जुड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी मिलेगा। जीडीपी एमपी में हम लोग जो है देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन और एनआईटी माइनस हुआ और एनएफआई जुड़ गया। तो हमने तो हमारे लॉजिक से लाया, इन्होंने फ्लोचार्ट बना के लिखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन और एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एनएफआई प्लस करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा, दैट इज एनएनपीएफसी। क्लियर है, यानी कि एकदम वही सीधा सिंपल बात है और कुछ भी कहानी नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है, सेकेंड हैंड गुड के परचेज सेल को काउंट नहीं करते हैं, सेल्फ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो होती है डोमेस्टिक सर्विस उसको भी हम काउंट नहीं करते, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन काउंट करते हैं। फिर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि जो खुद के घर में रहते हैं कोई रेंट नहीं देते तो खुद की हाउस सर्विस है तो उसका भी जो है हम लोगों को उस
उस हाउस सर्विस का एस्टिमेशन करना पड़ता है मार्केट रेंट के हिसाब से, उसको काउंट करना पड़ता है, समझे? कि मैं खुद के ही घर पे बिजनेस कर रहा हूँ अगर, तो जो सिमिलर रेंट बनता है वो सिमिलर रेंट एस्टिमेट करके काउंटिंग करनी पड़ती है, फ्री में तो हो ही नहीं सकता। और चेंजिंग स्टॉक को इंक्लूड करना है। और सेल और परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड डिबेंचर जो है ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि इससे कोई गुड्स और सर्विस का फ्लो नहीं हुआ है। अब उसके अंदर का पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, इसकी थियरी कुछ ऐसे खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो सामान हमने बनाया वो नेशनल इनकम में आता है। सर्विस खुद के लिए कर दी तो खुद ही को पढ़ा दिया, खुद को तो क्या पढ़ाएंगे, खुद के घर वालों को पढ़ा दिया, तो मतलब ये सारी चीजें काउंट नहीं होती है, खुद को कैसे पढ़ाएंगे। डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम भी होता है। नेशनल इनकम में से फाइनल गुड का ही वैल्यू जोड़ते हैं, अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड जोड़ देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, जिसके कारण ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा किसका, नेशनल इनकम का। तो ये जो चीजें ये हमारे फेवर में नहीं है। हाँ ये देखो अभी इन्होंने एग्जांपल दिया है कि भाई एक फार्मर ने 500 में इसको बेचा, 700 में इसको बेचा, 1000 में इसको बेचा, तो अल्टीमेटली जो है फाइनल क्या होना चाहिए, 1000 ही काउंट होना चाहिए, है ना। और इन्होंने बताया कि भाई इसका वैल्यू ऑफ इनपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है ऐसा करके वैल्यू एडेड 500 आ रहा है, इसने खरीदा बेचा 200, इसने खरीदा बेचा 300, तो सबका जोड़ के 1000 है। तो सीधे सीधे इतना नहीं करे तो भी फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ले लो, वही है। हाँ वो ले लो, काम हो जाता है। यानी कि ऐसे जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, ओवर एस्टिमेशन हो गया ऐसा। तो डबल काउंटिंग करने के लिए फाइनल आउटपुट मेथड लेने का, कैसे फाइनल गुड का वैल्यू इंक्लूड करने का नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, और वैल्यू एडेड मेथड कर सकते हैं कि हर एक ने कितना वैल्यू ऐड किया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट करना पड़ेगा, सबके वैल्यू एडेड आएंगे उसको जोड़ोगे तो भी 1000 आएगा। तो दो मेथड है, समझ गए कि इसने बेचा 500 में, इसने बेचा 700 में, इसने बेचा 1000 में, तो इसने 500 में बेचा तो इसको 500 रुपए मिले, प्रोडक्शन इसने किया तो इसने कितना वैल्यू ऐड किया 500। अगर इसने 700 में बेचा तो इसने 500 भरे भी थे तो इसका वैल्यू एडेड 200, और इसने 1000 में बेचा तो इसने 700 भरे थे तो इसका वैल्यू एडेड 300। तो सबके वैल्यू एडेड जो है वो भी जोड़ सकते हो तो भी तुमको मिल जाएगा, और सबके या तो फाइनल गुड कर दो तो भी तुम्हारा डबल काउंटिंग जो है अवॉइड हो जाएगा। सर इसमें वैल्यू एडेड 200 नहीं होगा? क्या चीज? जो मिलर वाले 200 ही लिखा है ना, इधर भी 200 ही लिखा है, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, बोलो सब किसके बारे में, वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। तो वैल्यू एडेड मेथड में तुम लोगों ने क्या सीखा, देखो व्हाइट बोर्ड बन गया। बोलो वैल्यू एडेड मेथड में तुम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहले हमको इसमें क्या मिलता है, जीडीपी एमपी मिलता है, और वो होता है सम ऑफ जीवीए एमपी। और दूसरी चीज हमने पता है क्या सीखी, जीवीए एमपी ही जो है उसी को निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा कि सेल्स जोड़ना है हम लोगों को, और प्लस में चेंज इन स्टॉक करना है हमें, चेंज इन स्टॉक करना है हमें, और माइनस में क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। और इसमें जो है सेल्स में जो है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी इंक्लूडेड होता है गुड्स का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सर्विस नहीं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो होता है वो सेल्स में इंक्लूड होता है। और चेंजिंग स्टॉक तुमको पता है, चेंजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डायरेक्टली काउंट नहीं करना है तुम लोगों को, अगर ये सेल और वो दिया हुआ है तो यानी डायरेक्टली वो नहीं आएगा, डोमेस्टिक और सब अलग अलग स्पेसिफाइड है तभी वो काउंट होने वाला है। इतना करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवीए एमपी निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो तो ये तुमको मुझे लगता है जीवीए एमपी वाला जो चीज है ना ये समझ आ गया। अब अपने जो है उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो ध्यान देना ये प्रैक्टिकल है, वैल्यू एडेड मेथड पे ही है, क्योंकि अपने एक एक टॉपिक करेंगे उसके ऊपर न्यूमेरिकल करते जाएंगे वरना तो सब मिक्स हो जाएगा। देखो सर इलस्ट्रेशन, हां जी, पेज नंबर 4.36 पे 4.36 पे तीन मेथड है ना, एक मेथड समझ लिया, अब उसमें न्यूमेरिकल करो। चलो कैलकुलेट वैल्यू एडेड मेथड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। तो फॉर्म ए का फॉर्म बी का अलग अलग है। अब देखो सेल किया फॉर्म ने तो उनमें प्लस हो जाएगा 4000, सही है गलत है? ये डोमेस्टिक सेल है उनका। एक्सपोर्ट बाय फॉर्म में ये भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि डोमेस्टिक अलग से मेंशन किया है, तो यानी एक्सपोर्ट भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 1000 रुपए। फिर परचेज बाय फॉर्म में क्या हो जाएगा, उनमें माइनस हो जाएगा, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, बोलो बोलो।
सेल बाय फॉर्म भी कितना हो जाएगा 2940 हो जाएगा प्लस हो जाएगा और परचेज क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो सेल प्लस परचेज क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 4800 और इधर आ जाएगा 1640। तो ये इन दोनों का वैल्यू एडेड है, बात खत्म। दोनों ने कितना कितना वैल्यू ऐड किया है वो हम लोग को लेना था, समझे? हाँ ना, और क्या करना है? तो परचेज आएगा परचेज इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज इज नथिंग बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसलिए माइनस किया, ठीक है? उसको फिर लिखना कैसे है एग्जाम? ये देखो ऐसे, फिर एक रुपीस का साइन और करो ये सब लिखना होगा। हाँ उसके भी तो मार्क्स नहीं होंगे। चलो ये देखो, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना, तो थोड़ा नहीं तो पूरा ही दे दो। वैल्यू एडेड ढूंढना है हम लोगों को फॉर्म ए फॉर्म बी का, और जीडीपी ढूंढना है एमपी पे, एनडीपी ढूंढना है एफसी पे। चलो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इससे जो मिलता है वो करेंगे। जैसे वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए और फॉर्म बी पता करते हैं। देखो सेल बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट 100, तो 100 उनमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर सेल बाय फॉर्म ए प्लस क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। सेल बाय बी टू हाउस होल्ड, तो यानी प्लस कितना हो जाएगा 350। चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म ए, चेंज इन स्टॉक भी क्या किया था प्लस किया था, तो 20 प्लस हो जाएगा। और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी, तो यानी कि इसको माइनस करेंगे 40 माइनस 30, सही है गलत है? क्योंकि चेंज इन स्टॉक प्लस करते हैं, तो 40 माइनस 30 10। परचेसेस बाय फॉर्म में कितना दिया हुआ है 320, माइनस कर दो। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म, काम का है, काम का है, काम का है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इधर काम का नहीं है क्योंकि हम लोगों को टैक्स का तो कोई रोल ही नहीं है वैल्यू एडेड मेथड में, तो ये अभी काम नहीं लगेगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन में काम नहीं लगेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल बाय फॉर्म ए टू बी, 200 करोड़ का सेल जो है ए ने किया बी को, तो ए में तो 200 प्लस हो जाएगा, लेकिन बी ने परचेज किया ना, मतलब माइनस, तो बी ने परचेज किया, अगर ए ने सेल किया तो इन्होंने 200 में माइनस कर देना है। अब देखो, अब इसको 500 प्लस 500 प्लस 20 520, 520 में से 320 गया 200, 200 200 से क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 350 100 450 460 और ये हो जाएगा 260। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ फर्म ए, जीवीएमपी ए का है, जीवीएमपी बी का है। हमको पूरा जीडीपी एमपी ढूंढना है अगर, तो इन दोनों को ही क्या कर लूंगा जोड़ लूंगा, तो 660 करोड़ ये क्या है, ये जीडीपी है। कितना आया 660 करोड़। वैल्यू एडेड बाय फर्म में कितना है 400 करोड़, वैल्यू एडेड बाय फर्म में कितना है 260 करोड़। ये कैलकुलेशन समझ आई थी? सवाल खत्म नहीं हुआ है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ढूंढना है एफसी पे, मतलब कि ये लोग तुमको कह रहे हैं एनडीपी ढूंढना है एफसी पे, तो हमारे पास एक चीज तो आ गया है, क्या आया है जीडीपी एमपी आया है, सही है गलत है? तो तुम देखो ग्रॉस से नेट जाना है अगर, तो माइनस डेप करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तुम लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा? तो देखो अब जीडीपी एमपी कितना आया मेरे पास 660 आया। ये देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन है ना, ये डेप्रिसिएशन है ना, तो ये 120 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। और देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म, ये 90 है। सब्सिडी के बारे में कुछ पॉइंट दिया है नहीं दिया है, तो सब्सिडी 0, मतलब 75 माइनस 0 75 माइनस होगा, तो 660 माइनस 120 कितना होगा 660 माइनस 120 540, 540 में से 75 हटा दो तो 465 करोड़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 465 करोड़ आ जाएगा। और ये एक अच्छा सवाल खत्म हुआ, पर ये हार्ड था, सर 265 है, सिंपल है 265 आ रहा है। कैलकुलेशन एरर हुआ क्या? सर 265 दिखा देखो कैलकुलेशन एरर हुआ कहीं पे, काउंटिंग में कोई पॉइंट गलत कर दिया। जीडीपी हमें 460 बता रहे हैं लोग, हाँ एक चीज हमने लोचा करा +200 हाँ, क्योंकि सेल बाय फॉर्म में टू बी, तो सेल बाय फॉर्म में तो आया हुआ है ना, तो ये वापस से काउंट नहीं करना चाहिए, समझ गए? जैसे सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी दिया है, वो हमने फॉर्म ए में लिख दिया, सेल्स में वापस जोड़ दिया, लेकिन सेल ऑफ फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब उसमें ये वाला भी इंक्लूड होगा। तो ये 200 हटाओ तो ये हो जाएगा 200। इनमें तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें माइनस नहीं हुआ ए वाले का, ए वाले से जो लिया वो माइनस नहीं हुआ, तो ये तो करना पड़ेगा। तो ये खुद ही 460 आ रहा है। सर फॉर्म में ऐसे ही हटेगा, हाँ फॉर्म में से कटेगा, ये खुद ही 460 आ रहा है, तो फिर 265 आएगा। ठीक है जी, तो बस क्या हमने गड़बड़ी कर दी थी कि भाई सेल बाय फॉर्म ए टू बी, ये फॉर्म ए का सेल है, फॉर्म ए का टोटल सेल दिया हुआ है, वापस काउंट नहीं करूंगा, लेकिन बी में तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बी का टोटल परचेज, जैसे परचेज ऑफ बी कहीं पे नहीं दिया था, अगर परचेज ऑफ बी भी दे देते तो फिर
तो फिर हम क्या करना पड़ता, तो फिर हमको उसमें भी माइनस नहीं करते। लेकिन परचेज ऑफ बी नहीं दिया है, पूरा टोटल परचेज नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये? तो ये हमने ध्यान रखना है, स्टेप सब इसमें दिए गए। अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि भाई ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि दो ही फॉर्म है हमारे पास और विद इक्वल जीबी है, तो ठीक है। हमें बोला है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल ऑफ फॉर्म ए। दोनों का जीबीए जो है ना वो बराबर बराबर है, ऐसा बोल रहे हैं। तो जैसे कि तुम लोग अगर देखते हो, एक सवाल पढ़ो, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म बी दिया हुआ है, आउटपुट उनका कितना है, परचेज बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी दिया हुआ है, ए का परचेज दिया हुआ है, एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए दिया हुआ है, परचेज ऑफ फॉर्म बी दिया हुआ है हम लोगों को, और फिर एडिशन टू स्टॉक ऑफ फॉर्म ए दिया हुआ है। अब देखो इस सवाल को थोड़ा एनालाइज करो, ये सवाल थोड़ा अच्छा है। हमें बोल रहे हैं इक्वल जीबीए दोनों का, मतलब जीबीए जो है ए का बराबर होगा जीबीए ऑफ बी के लिए। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? और इन्होंने एक क्वेश्चन क्या पूछा, डोमेस्टिक सेल ढूंढना है ए का, अगर ए का कोई एलिमेंट मिसिंग है तो मतलब जीबीए ऑफ बी तो मुझे गिवन होगा ही होगा, तभी यहाँ पे हो सकता है क्योंकि इसका खुद का फार्मूला भी सेल आता है। तो अगर इसका सेल ढूंढना है तो मतलब इसका इंफॉर्मेशन तो कहीं से भी निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं बढ़ सकता आगे। जीबीए ऑफ बी के लिए देखो, तो बी का वैल्यू आउटपुट कितना आया, 1000 आया, ये परचेज ए का है, ये एक्सपोर्ट ए का है, ये परचेज बी का है, माइनस कर दो 250, और फिर ये स्टॉक ए का है, तो मतलब जीबीए आ गया बी का कितना 750, है ना। सेल माइनस परचेज ही तो कर रहे हैं हम लोग जनरली, तो यानी कि 1000 माइनस 250 जो है जीबीए आ गया किसका, बी का। अब अगर बी का जीबीए अगर 250 है तो ए का भी जीबीए कितना रहेगा, 250 रहेगा। ए का भी जो जीबीए है वो क्या रहेगा, 750, सॉरी 750 लिखा है। तो यानी कि अगर उनका जीबीए 750 है तो ए का भी जीबीए कितना रहेगा, 750 रहेगा। अब ए का जीबीए का फॉर्मूला क्या है, सेल्स, सेल तो होता ही है, साथ ही साथ में क्या होगा हमारे पास, चेंज इन स्टॉक माइनस कंजम्पशन इंटरमीडिएट कंजम्पशन आईसी। तो ये सारा का आंसर कितना आ रहा है, 750 आने वाला है। सेल डायरेक्ट नहीं दिया है हमें, परचेज दिया है फॉर्म ए का फॉर्म बी से, ये परचेज दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है हमें, और ये वाला पॉइंट एडिशन टू स्टॉक। एडिशन टू स्टॉक भी चेंज इन स्टॉक ही माना जाता है क्योंकि कितना बड़ा है वो, तो चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दिया है 150, हमें परचेसेस बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी का एक्सपोर्ट नहीं हुआ, परचेसेस बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी, तो फॉर्म ए ने खरीदा है, तो फॉर्म ए के तरीके से तो दे रहे हो तो फॉर्म बी से खरीदा गया है, तो इंपोर्ट हुआ। इंपोर्ट भी बोलना सही नहीं क्योंकि एक ही इकोनॉमी के लोग है, तो हमने इसको परचेज या कंजम्पशन इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलना ही सही है। डोमेस्टिक तो एलिमेंट है ना, हाँ, एक्सपोर्ट तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो तो यानी एक्सपोर्ट नहीं कि हुआ मतलब, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलना ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक ही तो इकोनॉमी है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है हम बोलेंगे ही नहीं, हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे या इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल देंगे। तो अब यहाँ पे देखो एक ही 3 चीज है, सेकंड थर्ड और फिफ्थ जो है ये एक ही आइटम है, तो यहाँ से मैंने फिफ्थ को क्लियर कर लिया। अब इन दोनों को एनालाइज करो, एक्सपोर्ट बाय फॉर्म है, यही उनका सेल है, यही उनका सेल है, डोमेस्टिक का कुछ दिया ही नहीं है तो खैर सेल इसी को माना जाएगा। और या फिर रुको, सेल तो हमें ढूंढना भी है ना, तो मिसिंग वैल्यू सेल ही है तो इसको सेल रहने दो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया है बोलो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 300 माइनस 300 करो इज इक्वल टू 750, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 150 हो जाएगा ये। सर 300 प्लस 250 होगा क्योंकि बी में भी ऐसे दिया तो इंटरमीडिएट ही होगा। कहाँ हो रहा है, तो ये बी के लिए हुआ, बी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ, और हम लोग जो कर रहे हैं वो ए का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये जैसे परचेज है बाय फॉर्म बी फ्रॉम फॉर्म है, तो ये बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, लेकिन हमने बी का ये जो है ये इधर यूज किया था ना 250, देखिए मैंने शुरुआत में बी के लिए निकाला, तो बी का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 1000 था और इसका कंजम्पशन था 250, तो माइनस करके 750 जीबीए इनका आ गया, और हमें सवाल में बोला है कि इक्वल जीबीए दोनों का, तो मतलब जितना जीबीए बी का आया है उतना ही जीबीए जो है वो किसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा 750, तो मतलब ये 250 का भी यूज हो चुका, ये 1000 का भी यूज हो चुका। अब बचे 3 जन, तो ए का भी जीबीए जो है वो 750 ही है, तो अब फॉर्मूला जीबीए का क्या है, सेल्स सीआईएस मतलब चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हमने देखा कि ये जो दिया हुआ है ना एडिशन इन स्टॉक ऑफ फॉर्म, ये भी चेंज इन स्टॉक ही होता है, ये भी क्या होता है, चेंज इन स्टॉक होता है, उसका दूसरा नाम है एडिशन ऑफ स्टॉक। तो ये 150 रुपए माइनस कर दिए, और इन्होंने जो परचेज किया है फॉर्म ए ने फॉर्म बी से वो 300 रुपए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ये एक्सपोर्ट को मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो प्लस की भी माइनस नहीं, क्योंकि ये प्लस 150 माइनस 300 माइनस 150 हो रहा है,
ठीक है। और अब ये एक्सपोर्ट को मैं काउंट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो सेल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मेरे इस फार्मूला से मुझे सेल मिलेगा, वो उसके अंदर आ ही गया, और मुझे सेल ही ढूंढना है। तो मेरा सेल कितना आ गया, 900 करोड़। अगर तुमको डोमेस्टिक सेल पूछी होती तो 600 करोड़ होती, क्योंकि 300 का तो एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट कितने का, 150 का, तो फिर 700 करोड़ होता डोमेस्टिक सेल। समझे? आंसर 700 है। डोमेस्टिक सेल ही लिया है फिर लोगों ने। हाँ देखो, डोमेस्टिक सेल है, हमें पूरी सेल 900 है, तो एक्सपोर्ट माइनस करना पड़ेगा, तो डोमेस्टिक सेल कितनी आ गई, 700 आ गई। क्लियर हुआ? मैं तो सिर्फ सेल पढ़कर कर रहा था, डोमेस्टिक सेल तो ऐसे ही बता रहा था, आ ही गया वो तो। क्लियर हुआ? थोड़ा अच्छा सवाल था ये, पर इजी था, कंपोनेंट्स बस थोड़े से इधर उधर। देखो अब हमें ढूंढना है NVAFC ढूंढना है, NVAFC ढूंढना है हम लोगों को। और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, GDP MP निकाल सकते हैं। अभी तक तो हमने जो सीखा है वही कर सकते हैं। सेल ऑफ राइस इन द मार्केट है, परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर है, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट है, मतलब उनको भी दिया गया है, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ राइस भी हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर है, और फर्टिलाइजर सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें सेल तो मुझे लगता है जोड़ना पड़ेगा, सेल जोड़ना पड़ेगा, परचेज क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस फॉर गवर्नमेंट ये कुछ नहीं है, ये क्या दिया हुआ है, ये सेल का ही दिया हुआ है। अब तुम देखो इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। अगर यहाँ पे सिर्फ सेल्स लिखा होता ना तो इसको इंक्लूड नहीं करता, पर यहाँ पे सेल इन द मार्केट है और ये गवर्नमेंट का पॉइंट है, तो प्लस करना पड़ेगा, मतलब 58 माइनस 40 प्लस 20 करना पड़ेगा। सेल्फ कंजम्पशन भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो 15 और क्या करना पड़ेगा, तुमको जोड़ना पड़ेगा। तो इतना सब करने के बाद कितना आ रहा है तुम लोगों को, -40 नहीं वैसे नहीं, -40 भी करना था। 40 नहीं 40 मत करो, क्यों, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की एक खास पॉइंट है, कहा गया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है ना, उसमें दो चीजें आती है, रॉ मटेरियल आता है और मशीनरी आती है। मशीनरी काउंट नहीं करता, क्योंकि मशीनरी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है ना, वो तो लंबे समय तक चलेगा, तो मशीनरी काउंट नहीं करते, तो ट्रैक्टर और थ्रेशर ये काउंट नहीं करेंगे, और सिर्फ रॉ मटेरियल काउंट करेंगे। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 58, प्रोक्योरमेंट भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सेल्फ कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये जो सब्सिडी मिली ये भी मुझे प्रॉफिट ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और मशीन जो है ये नहीं आएगा, मशीन का जो पॉइंट है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। क्या चीज, हाँ सब्सिडीज मिली ना तो वो तुमको ही फायदा होता है, सर वो कुछ क्यों और नहीं नहीं होता, होता है। सेकंड वाला क्यों नहीं है? क्योंकि परचेज ऑफ ट्रैक्टर और थ्रेशर ये मशीन है, ये मशीन है, और इंटरमीडिएट गुड्स में रॉ मटेरियल ही इंक्लूड होता है, मशीन इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि मशीन जो इंटरमीडिएट गुड्स है ही नहीं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, लेकिन वो लंबे समय तक चलता रहेगा, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते, रॉ मटेरियल को ही काउंट करते हैं। ठीक है, मशीन तूने खरीदा, मशीन में तूने कोई वैल्यू ऐड नहीं करी है, वो तो जैसी की वैसी आ गई, तो तेरे लिए वो जो है वैल्यू एडेड नहीं है। इससे क्या मिलेगा तुमको, 76 करोड़ है, क्या आया तुमको, 76 करोड़ जीडीपी एमपी आया। अब यहाँ पे तुम एक चीज समझो, हम लोग ने सब्सिडी वगैरह भी इंक्लूड कर ही दिया, अगर हम लोगों ने सब्सिडी भी जो है वो सब जोड़ ही दिया है अल्टीमेटली, तो तुमको एनवीएएफसी मिल गया डायरेक्ट, है ना, नहीं समझ आया, चलो सॉल्व में समझो। अगर तुम लोग एकदम जीडीपी एमपी पे रहो ना, एकदम जीडीपी एमपी में अगर तुम लोग रहोगे ना, तो तुम लोग 58 20 15 माइनस 20 से इतना करोगे, तो ये कितना आएगा, 73 आएगा। अब तुम लोगों को एनपीए जो है एफसी चाहिए, तो जीडीपी एमपी से एमबी एफसी पे जाओगे, जी से एम के लिए जो डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए ऐसा कुछ है ही नहीं, तो माइनस डेप्रिसिएशन के लिए 0, और क्या जा रहे हो, डी से बी जा रहे हो। अब देखो ये जो जीडीपी एमपी है, ये जीडीपी और बीए सेम ही होता है ना, जीडीपी जीबीए सेम ही है, तो जीडीपी जीबीए ये क्या होता है, सेम होता है, तो इसको कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। मार्केट प्राइस से वो जा रहे हो तो तुम लोग को एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, राइट, तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो यानी क्या हो रहा है अल्टीमेटली 73 माइनस 3, तो जो भी आंसर आएगा 73 या 76, समझे, तो तुमको एनवीएफसी मिल गया। तो स्टेप्स थोड़े ज्यादा ध्यान दो तो तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, वापस से एनवीएफसी ढूंढना है अपने लोगों को। चलो देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दिया हुआ है, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेब्री है, सब्सिडी और ये तीन तो आगे क्या आती है, ये तीन तो आगे क्या आती है। अब तुम लोग मुझे बताओ,
निकालो तुम लोग, चलो वो जीडीपी एमपी निकालो। ये तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो काम में नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस समझते हो क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब ओपनिंग स्टॉक है। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब कितना सामान तुम्हारे पास पड़ा है जिससे तुम लोग काम करोगे, तो ओपनिंग स्टॉक है। वो काम ही नहीं है। अगर इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक बोला है तो सीधे चेंज इन स्टॉक आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक बोला है तो ये डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक है। अगर तुमको चेंज इन स्टॉक दिया है तो तुम लोग ओपनिंग स्टॉक का क्या करोगे? कुछ भी नहीं। सेल्स दिया है, सेल्स को जोड़ो। चेंज इन स्टॉक आया था उसको जोड़ दो, माइनस रॉ मटेरियल का परचेज ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसको भी तुम लोग क्या कर दो? जोड़ दो 2625 माइनस कर दो मतलब। और इसको 600 2000 8000 आ रहा है क्या? 10,000 10,600 और 8,600 8,600 बन रहा है। ये क्या आया तुमको? जीडीपी एमपी आया। ये क्या मिला तुमको? जीडीपी एमपी। अब तुमको क्या चाहिए? एनवीएएफसी चाहिए। अब देखो जीडीपी को मैं यहाँ इस मेथड के लिए जीवीएएमपी भी लिख सकता हूँ। जीडीपी एमपी लिखूँ या जीवीएएमपी लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जीवीएएमपी लिख देते हैं। अब देखो जी से एन जाना है, ग्रॉस से नेट जाना है, तो माइनस जब करना पड़ेगा वीए सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा? एनआईटी करना पड़ेगा। तो जो 8,600 आया उसमें डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर दो, कितना है वो? 500। और एनआईटी का फॉर्मूला क्या था? इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, मतलब कि 1200 माइनस 400, तो 8100 माइनस 800 मतलब कि 7300 आ गया। तो मेथड का काम समझे कि इन मेथड में जो हमने सीखा, एक एलिमेंट निकालना है, जीडीपी एमपी बोलो या जीवीए बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है जी। अब देखो इसमें बोला है एनवीए वापस एफसी ढूंढना है, एनवीए एफसी ढूंढना है, तो हम लोग को तो जीवीए एमपी मिल सकता है, राइट बोल रहा हूँ? जीवीए एमपी मिल सकता है। जीवीए एमपी का फॉर्मूला बोलो तो वापस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ आ रहा है ना? सब्सिडी अभी काम का नहीं है, सेल्स दिया हुआ है कितना? 800। डेप्रिसिएशन अभी काम का नहीं है, एक्सपोर्ट अब नहीं दूंगा क्योंकि सेल्स दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हम लोगों को, अगर तो सी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दो, 20 माइनस 50 कर दो, माइनस 30 आएगा। 20 माइनस 50 कितना हो रहा है? माइनस 30 हो रहा है। इंटरमीडिएट परचेज, इंटरमीडिएट कॉस्ट ही होता है, 500 रुपए माइनस करो। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज कहीं भी काउंट नहीं होगा। रॉ मटेरियल का इंपोर्ट अगर परचेज दिया है, इंटरमीडिएट परचेज दिया है तो इंपोर्ट भी वहां पे जो है आ चुका है, इंक्लूड हो चुका है, तो उसको वापस से काउंट हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर जो है 270 आएगा। तो ये जीवीएमपी आया। तुमको क्या चाहिए? नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मतलब एनपीए एफसी चाहिए। तो जीवीएएमपी से ये जाने के लिए माइनस डेप और माइनस एनआईटी करना पड़ेगा, याद है ना? ग्रॉस से नेट में डेप्रिसिएशन माइनस वीए में, एमपी से एफसी के लिए हम लोग को एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। तो जीवीएमपी 270 आया, डेप्रिसिएशन हमें दिया था कितना था? 50 सॉरी 30 माइनस 30 कर दिया। और एनआईटी के लिए हमको टैक्स माइनस इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना पड़ता है। इंडायरेक्ट टैक्स दिया है कहीं पे? नहीं, मतलब 0 माइनस 40 हो जाएगा। तो ये बन गया 240, लेकिन प्लस 40 हो जाएगा तो 280 लैक्स। सही है? तो यानी कि इजी है एक्चुअली ये बहुत। जब शुरुआत में समझते हैं ना तभी अपने लोगों को जो है वैसा लगता है, बाकी कोई तकलीफ ही नहीं है। अब वापस से एनबीएफसी हमें ढूंढने बोला हुआ है। स्टैटिस्टिक्स लो, स्टैटिस्टिक्स होगा, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी और 9th का बुक, 9th 10th प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स 9th 10th का। तो एनबीएफसी वापस से हम लोगों को ढूंढना है। अब ये फिक्स कैपिटल गुड दिया हुआ है। अब ये फिक्स कैपिटल गुड का लाइफ स्पेन जो है 5 साल का है, ये मैं तुमको बताता हूँ। फिक्स कैपिटल गुड मतलब फिक्स्ड एसेट है, लाइफ स्पेन 5 साल का है और इसका वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो हर साल 3-3 रुपए कम होगा। समझे? फिक्स कैपिटल गुड दिया हुआ है, 5 साल का एक्सपेक्टेड लाइफ है और अभी वैल्यू 15 है, तो मतलब हर साल 15 डिवाइडेड 5 3-3 रुपए कम होंगे, तो तुमको डेप्रिसिएशन 3 रुपए यहाँ से लेना पड़ेगा। वो इसीलिए पॉइंट दिया गया कि डेप्रिसिएशन कितना लेना है। फिर डोमेस्टिक सेल है तो एक्सपोर्ट क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। डोमेस्टिक सेल है तो जोड़ना पड़ेगा। और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं अगर हम, तो वो तो सिंगल यूज के लिए तो होता है। तो इन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड जो है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। और एनआईटी देके रखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान है। अब देखो तो वापस से जीवीएएमपी निकालने का फार्मूला बोलो मेरे को, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितना दिया हुआ है तुमको? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट कर देना, तो 200 प्लस 10। अब देखो चेंज इन स्टॉक नेगेटिव दिया हुआ है, खुद ही माइनस में दे दिया।
और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड जो है वो है 120। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 10 तो कैंसिल हो गया, 80 आया। अब तुमको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVAFC चाहिए। अब तो मुझे लगता है याद ही हो गया होगा कि डेप्रिसिएशन सर माइनस करो और आप क्या माइनस कर दो, NIT माइनस कर दो, है ना। तो GVFP 80 आया, डेप्रिसिएशन 3, मेरी बात हुई तुमसे 5 साल अगर है तो ये 15 है तो डिवाइड बाय 5 करो, 3 हर साल माइनस होगा तो वो 3 लेना पड़ेगा तुम लोगों को। और 20 और सब्सिडी नहीं दिया तो 20 माइनस 0, 20 माइनस होएगा तो 57 लाख। समझे? सर अगर उधर सब्सिडी देते हैं तो भी हम नहीं लेते ना, बिकॉज़ नेट इंटरेस्ट। हाँ क्लियर है जी, डायरेक्टली NIT दिया है। अब देखो, अब सेल ढूंढना है, कोई तकलीफ ही नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस ये ओपनिंग स्टॉक समान होता है लेकिन अलग से दिया है तो फिर उसी को काउंट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, सब्सिडी दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, और कंज्यूमर फिक्स कैपिटल दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट वैल्यू एडेड NVAFC देकर रखा है। वाह। अब तुम मुझे बात बताओ, सेल जो है ये किसके फार्मूला में आता है, ये GVAMP के फार्मूला में आता है। जो सेल है वो किस में आएगा, GVAMP में आएगा, और NVAFC दिया हुआ है तो मुझे लगता है इससे मुझे GVAMP निकालना चाहिए, इज इक्वल टू GVAMP। तो माइनस डेप्रिसिएशन करूंगा, माइनस NIT करूंगा, सही है गलत है? तो NVAFC कितना आया है 2000 इक्वल टू GVAMP जो है मुझे चाहिए, क्योंकि GVAMP मिलेगा तो ही उसका फार्मूले में सेल आएगा। सही बोल रहा हूँ? सेल के लिए GVAMP चाहिए, वो NVAFC के फार्मूला में है। अब डेप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कितना दिया है 700, NIT है, सब्सिडीज तो दिया है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, तो 0 माइनस 200 मतलब प्लस 200 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना? तो 2000 इज इक्वल टू GVAMP माइनस 500 वहाँ ले लो तो GVAMP कितना आ रहा है, 2500 आएगा। अब तुम GVAMP का फार्मूला करो। GVAMP का फार्मूला क्या है, सेल प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स मुझे पता नहीं है, ये 2500 है। चेंजिंग स्टॉक इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ध्यान रखना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 600 माइनस 100 कितना हो जाएगा 500, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली देके रखा है 3000। तो ये है माइनस का 2500, वो वापस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2500 5000 लाख का सेल आ रहा है। ठीक है जी। तो ये 500 कौन सा 500 का है चेंजिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 600 माइनस 100। अभी तो आपने बोला कि ऑपरेटिंग सरप्लस ओपनिंग होता है, लेकिन अगर डायरेक्ट ओपनिंग दिया तो उसको कंसीडर करना चाहिए। और वो देखो ऐसे भी तो ऑपरेटिंग सरप्लस 500 ही आएगा, तो वो भी ले सकते हैं, पर हम तो चेंजिंग स्टॉक पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस पे कम विश्वास रखना है इस टॉपिक के लिए, चेंजिंग स्टॉक पे ज्यादा विश्वास रखना है। क्लियर है? बताओ, समझ आ रहा है ना? न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे करने हैं अपने को, सर सारे करने के देखते हैं NVAFC कितने हैं इसमें इस टॉपिक के। अब देखो अगर सिमिलर ही है तो मुझे लगता है कि तुम लोग कर सकते हो। हाँ ठीक है, कर सकते हो, सब ऐसा ही है। ये 14 सर से टोटल 30 है 30 इनकम मेथड के ऊपर है 14 ऑलमोस्ट वैसा ही है। और 14 वाला करो, ये 14 अच्छा है, 14 अच्छा है। सपोज देयर आर ओनली 3 फॉर्म्स इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, जो कि A, B और C है, और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर अंडरटेकन बाय देम, कि फर्म A ने जो है 2000 का गुड बेचा फर्म B को और फर्म C को। देखो ABC तीनों बना दो और थोड़ा सा समझदारी दिखाना कि फर्म A ने गुड बेचा 2000 का, तो फर्म A में प्लस 2000 हो जाएगा, फर्म B को बेचा तो उसमें माइनस 2000 हो जाएगा। सही है ना? क्योंकि उन्होंने खरीदा। और फर्म A ने ही 1200 का गुड्स जो है फर्म C को बेचा है, तो फर्म A में तो 1200 जुड़ जाएगा लेकिन फर्म C में 1200 घट जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि फर्म B ने गुड बेचा है 1100 का फर्म A को, तो फर्म B में तो 1100 जुड़ जाएगा लेकिन फर्म A में 1100 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फर्म B ने ही फर्म C को 3500 का गुड बेचा है, तो 3500 वापस से जुड़ जाएगा फर्म B में, लेकिन 3500 माइनस हो जाएगा फर्म C में। और फर्म C ने हाउसहोल्ड को बेचा है, अब हाउसहोल्ड तो कहीं पे है नहीं, तो कहीं पे माइनस तो नहीं होने वाला है, लेकिन फर्म C के लिए 5700 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको करोगे तुम लोग अगर, तो 2000 1200 और 1100 गया तो 2100 आएगा, फिर 3500 1100 4600 2000 गया तो 2600, और फिर 5700 में से 4700 1000,
तो ये सारे इंडिविजुअल जीबीए आ गए, राइट? ये सारे इंडिविजुअल जीबी आ गए। अब तुमको अगर पूरा जीडीपी एमपी चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जीडीपी एमपी जो है, जीडीपी एमपी जो है वो 2100, 2600, 4700, 5700 आया है ना। और तुमको क्या चाहिए, तुमको एनडीपी एमपी चाहिए। अब एन के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन क्या करना है, माइनस करना है। डेप्रिसिएशन 120 दिया है तो 5700 में से 120 रुपए क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 5580 आ जाएगा। बढ़िया सवाल आता है। देखो 2025 में आया है, पिछले साल ही आया है, आता है बोल रहा था, देखो 2025 में ही आया हुआ है। यानी कि बढ़िया सवाल है और इजी बहुत है। सारे वैसे ही है, तुम लोग को अब तो प्रैक्टिस ही है तुम्हारी और कुछ नहीं है। तो वैल्यू एडेड मेथड हमारी खत्म हो गई। वैल्यू एडेड मेथड जो है हम लोगों की खत्म हो गई है। अब हमें करना है इनकम मेथड। इनकम मेथड है। इनकम मेथड में क्या होता है भाई, फैक्टर इनकम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कितना इनकम सबने कमाया उतना ही हम लोगों का जो है नेशनल इनकम जो है माना जाएगा। तो इनकम मेथड में कुछ नहीं करते हम लोग, सब लोगों की इनकम को ही जो है जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 लोग आते हैं। इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है उससे ध्यान रखना, तुमको डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी मिलता है, याद रखना। उससे क्या मिलता था, जीडीपी मिलता था। इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम मिलता है, मतलब एनडीपीएफसी मिलेगा। क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी मिलेगा और बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। वहां पे भी हम लोग एक बिगेट में से एलिमेंट ढूंढते थे, यहाँ पे भी ढूंढते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाता है, एनडीपीएफसी मिल गया, कुछ भी ढूंढना होगा हम लोग ढूंढ सकते हैं। 3 चीजें हो यहाँ पे होती है, एक होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक होता है हमारे पास रेंट रॉयल्टी। रेंट रॉयल्टी ये टर्म इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, पर ठीक है रेंट रॉयल्टी रहने दो। और इंटरेस्ट को उसी में तो जोड़ होता दो। क्या है? इन लोगों ने ना, हाँ ऑपरेटिंग सरप्लस अच्छा टर्म है, ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ना है अपने लोगों को। और एक एवरेज इनकम जो है वो भी अपने जो है रिटेन वाली चीज़ है, ये भी अपने जोड़ सकते हैं बेसिकली। ये हम लोग जो है ये वाला फ्यूचर समझेंगे, सब होता क्या रेंट सब समझा दूंगा। चलो ये समझेंगे कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है 3 चीज जुड़ती है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय जुड़ता है, ऑपरेटिंग सरप्लस जुड़ता है और मिक्स्ड इनकम जो है, ये तीनों जोड़कर क्या मिल जाएगा, एनडीपीएफसी मिल जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला तुम लोग लिख सकते हो कि एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई यानी मिक्स्ड इनकम। ये तो लिख सकते हो और थोड़ा फ्लो चार्ट को एनालाइज करो। मैं 1 मिनट में आता हूं, एक बार बाजू में देख लो। चलो बच्चे तो ये 3 चीज जुड़ती है। अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो क्या होता है, कॉम्पेंसेशन मतलब उन लोगों को पैसा देना है। तो सैलरी वेजेस दिया है कैश में, इन काइंड दिया है, मतलब सैलरी वेजेस दिया कुछ और दे दिया हम जिनको चाहिए या फिर मदद भी दे ऐसा कुछ। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का नहीं है, एम्प्लॉयर का है कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो भी सोशल वेलफेयर के लिए जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं वो सारी चीजें कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आती है। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो है ना तुम लोगों को रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट ये सारी चीजें जो है वो जोड़नी होती है। रेंट तुमको पता है क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, ऑथर्स वगैरह लिखते हैं ना बुक्स तो रॉयल्टी पेमेंट करते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो वो रॉयल्टी होती है। इंटरेस्ट भी है और इसके अंदर जो होती है इनकम भी आती है। बेसिकली 4 चीजें कि रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं, प्रॉफिट पता है कैसा होता है, प्रॉफिट का खुद का भी फॉर्मूला है, प्रॉफिट का खुद का ही फॉर्मूला है। अब कोई भी बंदा प्रॉफिट कमा रहा है, सबसे पहले वो टैक्स भरता है, दूसरे बार डिविडेंड देगा और बाद में रिटेन अर्निंग जो उसके पास बची रहेगी। तो इसी को तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। के पहले टैक्स भरा, डिविडेंड दिया और जो बच गया वो रिटेन अर्निंग है। तो प्रॉफिट खुद में ही इन तीनों का सम होता है और ये जो सारी चीजें इसको जोड़कर क्या बनती है, ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। फिर आती है मिक्स्ड इनकम। तो जरूरी फॉर्मूला लिख दो कि सीओई जो है इन तीनों का सम है और ऑपरेटिंग सरप्लस जो है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट का सम है। प्रॉफिट खुद इन तीनों का सम है। तो ये इस तरीके से कहानी चल रही है। मिक्स्ड इनकम की बात करते हैं तो ये फ्लो चार्ट पहले तुम लोग समझे, ये फ्लो चार्ट समझे तो फिर अपने आगे बढ़ेंगे। इसको याद करना।
मज़ेदार का बात नहीं है कुछ, ठीक है। आओ न्यूमेरिकल से, बाकी अभी यहाँ मिक्स्ड इनकम समझाते उसी में से, बाकी तो हम लोग को आता है। चलो देखो पेज नंबर 45, इनकम मेथड से आने वाली चीज मुझे पता है क्या होता है, एनडीपीएफसी होता है ना। इनकम मेथड से आने वाली चीज तो इस हाँ हाँ अलग अलग होता है। रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम है। फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला था एनडीपीएफसी में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब सीओई जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया हुआ है कितना 1000। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सबका क्या करना है, सम करना है हम लोगों को। तो सब लोगों का सम कर देंगे अगर हम लोग कि भाई 400 200 600 500 1600 500 2100 रुपये। और मिक्स्ड इनकम भी हमें दिया हुआ है 1000 रुपये, तो जोड़ देना है 4100 जो है वो क्या हो गया मेरे पास कुछ नंबर मैंने गलत लिया है क्या 1000 प्लस करके कितना आ रहा है 1600 आ रहा है 3600, ठीक है जी। तो ये हुआ, तो ध्यान रखना एनडीपीएफसी मिलता है इनकम मेथड से। अब देखो ये हम लोगों को वापस से ये सारी कहानी यहाँ पे दी हुई है। तो वेजेस एंड सैलरी प्लस होगा रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस होगा कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट का पार्ट होता है प्लस होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग है वो भी प्लस हम लोग करेंगे। और फिर ये डेप्रिसिएशन है ये माइनस करेंगे, ये डेप्रिसिएशन का अभी कुछ नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन बाद में कन्वर्जन में देखेंगे। डिविडेंड जीएनपी है ना, तो उससे तो क्या होता है हाँ पहले एनडीपी निकालेंगे फिर जीडीपी के लिए इसका काम करेंगे। और डिविडेंड है और नेट फैक्टर इनकम ये भी देखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग का इंफॉर्मेशन ऐसी की बने कि मुझे इनकम मेथड यूज करना पड़ेगा और इनकम मेथड में मुझे क्या मिलेगा एनडीपीएफसी मिलेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस प्रॉफिट। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय ऐसा कुछ मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ भी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है। मिक्स्ड इनकम भी ऐसे कुछ खास तरीके से नहीं दिया है, देखो मैं बताता हूँ ध्यान से समझना। 2000 ये हुआ, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होगा रेंट एंड इंटरेस्ट डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस से ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट्स के टुकड़े कर दिए, कॉर्पोरेट टैक्स भी जुड़ता है प्रॉफिट के लिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी जुड़ता है, डिविडेंड भी जुड़ता है। तो प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस में डिविडेंड करना पड़ेगा। तो 950 हो जाएगा 2700 950 3650। ये मुझे क्या मिल गया 3650 जो है ये मुझे क्या मिला। अब इससे मुझे एनडीपीएफसी से जीएनपीएफसी बनाना है, जीएनपीएफसी है और यहाँ पे एनडीपीएफसी है। तो नेट से ग्रॉस जाना है अगर तो तुमको प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है अगर तुमको तो प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा। बाकी सेम है, बाकी सेम है। तो डेप्रिसिएशन कितना दिया 200, तो उसका आंसर कितना आता है 3650, उसमें 200 जो है जोड़ दो और एनएफआईए जो है ना -50 है तो उसको घटा दो। तो 3800 करोड़ जो है 3800 करोड़ जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए लॉजिक है ना। मैं बहुत मेन फॉर्मूला में इन लोगों ने क्या किया है एक ही बार में सारा कुछ प्लस माइनस करके लेकर आ गए पर कंफ्यूजिंग नहीं है, टुकड़ों में तुम लेकर आओ कोई तकलीफ नहीं है और ये इजी है सब, ठीक है जी। फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना क्या होता है भाई नेशनल इनकम, तो एनएनपीएफसी होता है। हमारे इनकम मेथड में हमको एनएनपीएफसी नहीं मिलता है, हमको तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम है। अब देखो ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर देखो बहुत ध्यान से सुनना हाँ, अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय तुमको 13300 दिया है तो वेजेस एंड काइंड क्यों जोड़ूंगा वेजेस एंड काइंड, वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है ना। कंपेंसेशन के अंदर ही वेजेस जुड़ा हुआ होगा तो उसको वापस जोड़ने का कोई भी सेंस नहीं है। तो 13300 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की आइटम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये खुद ही दे दिया। बहुत अच्छे लोग हैं यार, 5000 रुपए जो है क्या कर रहे हो। और मिक्स्ड इनकम भी दे दिया सेल्फ एम्प्लॉयड का कितना, तो
इससे तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अब एनएनपीएफसी के लिए तुमको एनडीपीएफसी में से क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक और नेशनल का एक फर्क है, तो डोमेस्टिक से नेशनल तो प्लस एनएफआईए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो नेट फैक्टर इनकम दिया हुआ है करोड़ का कितना 300, तो इसमें 300 भी जोड़ दो और इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी इसमें, सबके नीचे पॉइंट लेके रखे वो जो इंक्लूड नहीं किया ना हमने ने, तो वो क्यों इंक्लूड नहीं हुआ उसका रीजनिंग है। अब देखो, अब बोले डोमेस्टिक इनकम, हाँ इसी का तो फार्मूला हमारे पास है एनडीपीएफसी का। क्या था फार्मूला, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयर प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया कितना है 2000, रेंट एंड टैक्सेस है, रेंट एंड इंटरेस्ट है, और इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सब्सिडी, डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। भाई इंडायरेक्ट टैक्स तो ये एनआईटी के लिए काम लगेगा, पर एनआईटी खैर यहाँ पे बनेगा नहीं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर भी दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिविडेंड है, बहुत कुछ है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रॉफिट का जो पार्ट होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ना कि डायरेक्ट टैक्स होता है। प्रॉफिट का जो पार्ट बढ़ जाता है वो कॉर्पोरेट टैक्स का बनता है। खैर, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए तुमको रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और कुछ है नहीं, तो 800 रुपए जोड़ दो। में और प्रॉफिट नहीं है ऑपरेटिंग सरप्लस में, रेंट एंड इंटरेस्ट तो हो गया, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट के 3 टुकड़े और है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। याद है ना, समझ पा रहे हो ना कि प्रॉफिट के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ना पड़ेगा 460 का, और डिविडेंड जोड़ना पड़ेगा तुमको 940 का, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा 300 का। और मिक्स्ड इनकम तुमको दी हुई है कितनी, सेल्फ एम्प्लॉयड से मिक्स्ड इनकम दी हुई है 200 का, तो इसी सबको प्लस करना है। 2800 हो गया, 2800 और 460 3260, 3260 और 940 दिया हुआ ना, 3260 में 40 जुड़ेगा 3300, 900 यानी 4200, 4200 में 500 जोड़ तो 4700 आ रहा है, यानी कि हो गया। तो इजी ही है, कुछ है नहीं। मेन जो है ना वो उन्होंने क्या किया, ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट दे दिए, वैसा मत याद करो। तुम ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली सब बन जाओगे। अब देखो ये मेरे को लग रहा है ये दोनों के लिए, ये दोनों का मिक्स है। एक सवाल करवा देता हूँ, चलो दोनों का मिक्स है ये। इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी पता करनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी पता करनी है हम लोगों को, नेट वैल्यू एडेड भी पता करना है फैक्टर कॉस्ट पे, और हम लोगों को इनकम जनरेटेड है वो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट के बराबर है, ये भी प्रूव करना है, एनवीएफसी के बराबर है इनकम जनरेटेड, ऐसा ये क्वेश्चन है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है ना वो पता है क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसी को वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक जो होता है यही वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। तो हम लोगों ने जैसे देखा था कि बाहर से हमको जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी मिलता है, तो एक्चुअल में उसका मेन फार्मूला पता है क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आ जाता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वही क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है। इस चीज को समझ के रखना कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना वही क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है। ये सबसे जरूरी बात है तुम लोगों के लिए। तो अब हमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट बोला है, तो सेल कितना है 10,625, इंक्रीज इन अनस्टोर्ड स्टॉक यही क्या होता है, तो यानी कि 600 और वो जोड़ दो, तुम लोग को वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया कितना 11,225। उसके बाद बोला है एनवीएफसी ढूंढना है, ठीक है। पहले जीवीएफसी जीवीएमपी ढूंढ लेते हैं पहले, चलो तो जीवीएमपी का अभी फार्मूला हमने देखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी मेरे पास 11,225 आया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, और कुछ है नहीं, तो 2 6 2 5 माइनस कर दो तो 8,600 आएगा। ये फिगर्स तो मैंने नहीं देखे लग रहे, 8,600 क्या आया, जीवीएमपी आया। समझ आ रहा है ना, तभी तक आ रहा है ना। अब हमें क्या बोला है, एनवीएएफसी पता करना है, एनवीएएफसी पता करना है। एनवीएएफसी पता करना है अगर जीवीएएमपी से, तो ग्रॉस से नेट जा रहा होगा तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, और वीएवीएसी में मार्केट प्राइस से एफसी जा रहा हो तो माइनस क्या करना पड़ेगा, एनआईटी। सही है ना। 8,600 डेप्रिसिएशन कितना है, कहाँ है डेप्रिसिएशन, ये रहा, कितना डेप्रिसिएशन, एनएफआई काम की नहीं है ना, एनएफआई क्यों काम का नहीं है, क्योंकि वीए मतलब दोनों डोमेस्टिक है। अगर डोमेस्टिक से इंटरनेशनल जाना होगा तो फिर एनएफआई जोड़ता है, पर वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है इस सवाल में, और दिया भी नहीं है। एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब 1200 माइनस 400 कितना 800, तो ये बन जाएगा 7,300। ये मेरा एनवीएफसी आ गया। हमें बोला इनकम जो जनरेट हुई है वो एनवीएफसी के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। इनकम जनरेट होने का वही है, इनकम जनरेट डोमेस्टिक इनकम ही है वो,
डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, एनडीपीएफसी होता है, सही है गलत है? एनडीपीएफसी का फॉर्मूला भी मैंने बताया क्या, उसका एम्प्लॉय का कंपेंसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम। अब कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय जो है वो हम लोगों को वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3460। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हम लोगों को डायरेक्टली दिया हुआ है कितना 3740 और मिक्स्ड इनकम भी हम लोग को डायरेक्टली दिया हुआ है कितना 1000। इसको प्लस कर दो 7300 आ रहा है, ये दोनों सेम है। हाँ थर्ड में बोला था ना प्रूव दैट, इधर प्रूव ही वर्ड ही लिखा है कि प्रूव दैट कि ये ऐसा है, तो मैंने वो कर लिया। तो ये मिक्स सवाल भी आते हैं। अब मिक्स हो या कुछ भी हो, तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुमको इस चीज का बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होने वाला है उसमें और कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। जितना क्लैरिटी होगा ये मिक्स सवाल कभी तकलीफ नहीं देंगे। अब ऐसे देखो मिक्स क्वेश्चंस और भी हैं जो तुम लोग खुद से कोशिश कर सकते हो। अब देखो एक ये करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है, लेकिन ये सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमारी मेथड तो है ही नहीं वो। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता। ये तो दूसरी मेथड का परचेज रॉ मटेरियल नहीं पता, इनडायरेक्ट टैक्स, वेज सैलरी, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन ये तो पता है। तो देखो मेरी एक बात समझो, ऑपरेटिंग सरप्लस किसका आदमी है? ऑपरेटिंग सरप्लस है एनडीपीएफसी का आदमी है। अब एनडीपीएफसी डायरेक्ट दिया है नहीं, और अब प्रॉब्लम समझो, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आएगा? एनडीपीएफसी से आएगा। एनडीपीएफसी कैसे आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस से आएगा, और दोनों के दोनों ही नहीं पता। मतलब तुमको एनडीपीएफसी जो है वो दूसरे दिमाग से लगाना पड़ेगा। अभी तुमने एक चीज प्रूफ की, कि एनपीएफसी जो होता है वो बराबर होता है किसके? एनडीपीएफसी के। बताया कि नहीं बताया? यही प्रूफ किया ना तुमने अभी ऊपर कि एनपीएफसी जो होता है वो एनडीपीएफसी के बराबर होता है। तो मैं एनपीएफसी पता करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे एनडीपीएफसी आ जाएगा, लेकिन एनपीएफसी मेरे पर डायरेक्ट नहीं आ सकता। मेरे पास क्या आ सकता है? जीवीएएमपी आ सकता है। इस इंफॉर्मेशन को देखा मैंने, मुझे वैल्यू एडिट मेथड लगा। मेरी बातों को सुनोगे तो नए सवाल में कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो वापस से बताता हूँ, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे मिलेगा? एनडीपीएफसी से मिलेगा। एनडीपीएफसी मेरे पास है नहीं। एनडीपीएफसी किसके बराबर होता है? एनवीएफसी के बराबर होता है। अब एनवीएफसी डायरेक्ट आएगा नहीं, पहले क्या आएगा? जीवीएएमपी आएगा। जीवीएएमपी कैसे आएगा? वैल्यू एडिट मेथड से। तो जीवीएएमपी का फॉर्मूला क्या था? जीवीएमपी का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। याद करो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है? 70,000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है, कितना दिया हुआ है? 18,000। तो कितना हो गया ये? 52,000 हो गया। ये जीवीएएमपी आया। अब एनवीएएफसी निकालने के लिए तुमको जीवीएएमपी में अगर ग्रॉस से नेट जा रहे हो माइनस डेफ करना पड़ेगा, एमपी से एफसी जा रहे हो माइनस क्या करना पड़ेगा? बोलो सर। एमपी से एफसी जा रहे हो माइनस एनआईडी करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन तुमको कितना दिया हुआ है आखिर में? 1000। तो 52,000 में 1000 जो है माइनस कर दो, और एनआईडी जो है वो कितना दिया हुआ है? 3000, उसको भी माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 4000 माइनस हो जाएगा, मतलब 48,000। कितना है ये? 48,000। अब ये जो एनवीएफसी है वही किसके बराबर है? एनडीपीएफसी के। तो अब एनडीपीएफसी का फार्मूला बताओ। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो अब यहाँ पे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय वेजेस एंड सैलरी होता है, कितना दिया है? 25,000। एनडीपीएफसी खुद भी मेरे पास अब तो रेडी है 48,000 का। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ऑपरेटिंग सरप्लस पता नहीं। मिक्स्ड इनकम कितने की दी हुई है? 4,000 की। तो 25,000 4,000 जोड़ दो 29,000। 29,000 को इस पे जाके माइनस कर दो, तो मेरे को लगता है 19,000 रुपए का ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, जो भी इनका आया। इन्होंने डायरेक्टली इतना बड़ा फार्मूला बना दिया, ऐसे थोड़ी होता है। ये फार्मूला कैसे पता चला हम लोग को? तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। तो बुक किस मेथड जो है ना वो हम लोगों को पसंद नहीं आएगी, और बहुत हैवी है बुक की मेथड एक्चुअली। वो डायरेक्ट सब चीज का फार्मूला मेकिंग करते हैं। बन तो वो भी सकता है, पर इतनी बुद्धि लगाने से बेटर है कि 2 स्टेप ज्यादा दिखा दो और डायरेक्ट फ्लो में आंसर दिखाओ। ठीक है भाई? तो ये हमारा दूसरा मेथड खत्म होता है, और अब हम लोग हमारा तीसरा मेथड चालू करेंगे। ये उसके पीछे की थियरी कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं भाई लोगों ने जितना खर्चा किया तभी तो इनकम हुई है ना। इनकम कैसे हुई है? लोग खर्चा करेंगे तब। तो बेसिकली एक और आखिरी का मेथड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। अब जो भी पैसा आया वो किसी ने एक्सपेंडिचर ही किया है, तो इस मेथड में भी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो नेशनल इनकम है ना वो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, फाइनल एक्सपेंडिचर होता है किसका? हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, फॉरेनर, सबका। तो सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ दोगे ना तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे भी जीडीपीएमपी मिलता है। जो वैल्यू एडेड मेथड में मिलता था जीडीपीएमपी, वही यहाँ पे भी मिलता है।
तो 3 मेथड है। सबसे पहले तो मेरे को ये चीज का क्लैरिटी लाओ, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने मेथड है? 3 मेथड है। कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड से जो मिलता था वो था जीडीपी एमपी, या फिर हम लोग इसको जीवीएमपी भी यूज करते थे न्यूमेरिकल्स के लिए। नहीं तो जीडीपी एमपी जीवीएमपी का सम होता है, पर न्यूमेरिकल्स के लिए हम बराबर मान के चलते थे। फिर इधर से मुझे क्या मिलता था? डोमेस्टिक इनकम यानी कि, और हमारे एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें क्या मिलता है? जीडीपी एमपी मिलता है, जो हमें फर्स्ट मेथड से मिला। तो इधर और इधर ये दोनों बातें क्या है? सेम है। तो ये चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है एक्चुअली, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, फिर ही सारे फॉर्मूला है। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है। अब एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोगों को जो है 4 चीजें जोड़नी पड़ती है। 4 चीजें हमें एक्सपेंडिचर मेथड में जोड़नी पड़ती है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ना पड़ता है, गवर्नमेंटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ना पड़ता है, जीडीसीएफ सबसे इंपॉर्टेंट। मैं अभी से बात करता हूं, तुम लोग गलती यहाँ भी करोगे। तीसरे एलिमेंट के अंदर ही गलती होती है मोस्टली कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो हम लोग गलत कर देते हैं कभी-कभी। नेट एक्सपोर्ट, ये सब जो है जुड़कर क्या बनता है? जीडीपी एमपी बनता है। तो चलो पहले तो फार्मूला याद कर लो। इनके लॉजिक समझाना बहुत हैवी हो जाता है, तो तुमको याद ही करना पड़ेगा। तो सारे देखो, इसमें सारे खर्चे आ गए एक्चुअली। हाउस होल्ड का भी आ गया, गवर्नमेंट का भी आ गया, एक ये जीडीसीएफ भी जो है बनकर एक्सपोर्ट वगैरह के भी खर्चे जो है हम लोगों के सारे हो गए, यानी कि जीडीपी एमपी पे सारे खर्चे जोड़ लिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वर्ड ध्यान रखना, वर्ड आ रहा है फाइनल, वर्ड में क्या दिया हुआ है? फाइनल। तो इसमें क्या होता है बेसिकली? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो तो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन होता है ना, जो हाउस होल्ड को फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्व करते हैं, मतलब कि जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लोग, तो उन लोगों के भी जो फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो दोनों को जोड़कर क्या बनता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनता है। क्या बनता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले फार्मूला याद कर लो। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फिर प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, फिर हमारे पास क्या आता है? मतलब सॉरी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फिर हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, और साथ ही साथ में नेट प्रॉफिट, नेट एक्सपोर्ट जो है वो सारी चीजें जुड़ जाती है। तो इसमें जो है ना, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट वालों का भी जुड़ जाता है। इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नाम में ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन इसके अंदर आएगा। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक जो है कैपिटल फॉर्मेशन है। अभी जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, ये होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स डोमेस्टिक, फिक्स वर्ड इस वाले में यहाँ पे नहीं होता है। पहले दोनों के लिए फिक्स वर्ड फाइनल वर्ड ऐसे जरूरी है, यहाँ पे फिक्स्ड फाइनल वर्ड नहीं आएगा। और जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ना, वो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डी है। देखो मेरी एक बात को समझो, ग्रॉस और नेट में तो तुमको पता है कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, ये कैसे आएगा? ग्रॉस की जगह नेट लगा दोगे तो उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दो। इतना लॉजिक तो समझे, एक एक नीचे से लॉजिक ऊपर जाएंगे। तो नेट वाले में जब जोड़ोगे तो नेट में डेप जुड़ जाएगा, तो वर्ड क्या आ जाएगा? ग्रॉस। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, वो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन करके आता है। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन करके आता है। और अगर इसी में इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जोड़ देते हो ना, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। कि फिक्स्ड में इन्वेंटरी जुड़ गई तो डोमेस्टिक बन जाएगा, फिक्स चीजों में इन्वेंटरी जुड़ गई तो क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक बन जाएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये हमारा चीज हुआ। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या है? एक्स माइनस है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो गया ये। और यहाँ पे हाउस होल्ड वाले के भी कंजम्पशन जुड़ जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और नॉन प्रॉफिट वालों के भी जुड़ जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सब पार्ट, इन चारों चीजों को जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जीडीपी एमपी। देखो पहले के दो मेथड के भी जब फार्मूला देखे थे तो देखने में बहुत हार्ड लग रहा था, पर जब करने गए तो इजी निकला। ये भी वैसे ही है, तो कुछ टेंशन वाला बात नहीं है। तो जीडीपी एमपी जो है वो फाइनली कैसे आया मेरे पास? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर साथ में गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हो क्या रहा है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुड़ रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और हम लोग कौन सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूज कर रहे हैं? फाइनल वाला। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुड़ना है। एक प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुड़ेगा, एक जो है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुड़ेगा। एक अभी ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, अब कैपिटल वाली बात भी तो करेंगे ना। तो कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो कैसे आ रहा है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जोड़कर। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कब आएगा, जब नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आप लोग डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे तब। और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। तो फ्लो चार्ट ही जो है ये सबसे जरूरी है, इसी के ऊपर जो है सारी कहानी बेस्ड है। अब ये सारी बातें जो है इसमें काम का कुछ ऐसे तो एक ये फॉर्मूला काम का है जीडीसीएल का कि ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना उसमें ये सब जुड़ जाता है। ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है, तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। तो ये बेसिकली जो GFCF है ना, ये जो है इन तीन चीजों से मिलकर बना है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वो इन तीन चीजों से मिलकर बना है, बिजनेस, रेजिडेंशियल और पब्लिक के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उससे। तो बिजनेस का, रेजिडेंशियल का और पब्लिक का, ये तीनों का एक्सपेंडिचर से जोड़कर ही बना है। हो जाता है, याद हो जाता है, टाइम लगता है पर हो जाता है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इसमें जोड़ोगे तो जाके पहुंच जाएगा। नहीं चेंज इन स्टॉक ही है, तो चेंज इन स्टॉक में लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, हमने तो बताया था ना, मैंने नहीं बताया था, चेंज इन स्टॉक को इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देख रहा हूँ कुछ जरूरी बात आ जाए ना, तेरा 36 पीस है क्या फिर? ओह ये एग्जाम्पल है तो सेल्फ रीड करना है, इसमें तो क्या एक्सप्लेनेशन है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, हैवी है, टाइम लगता है, इस चैप्टर को टाइम देना पड़ता है, इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर को टाइम देना पड़ता है, इसके जितना हैवी कोई चैप्टर नहीं है फिर। सर ने बताया टर्म वन का सिलेबस पूरी बुक के नाम चैप्टर देखो, इसका फर्स्ट सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट कितने यूनिट, 3 यूनिट है ना, 4 यूनिट, 4 यूनिट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में जितना हो सके ऐसे। और 3 तो है, मतलब 9 चैप्टर तो है ही, और 10 11 12 चौथा यूनिट में है, हाँ। तो उसमें जितना हो सके उतना। और वो जिस स्पीड से जा रहे हैं तो पता नहीं कब नहीं मैं बोलूँ ये सब इतना मगजमारी जो है ना आगे के चैप्टर में नहीं है, तुम लोग मुझे अगर अभी आधा घंटा देते हो ना, मैं 5वां चैप्टर नक्की कर दूंगा। वो आगे के चैप्टर्स आर रियली इजी, जो एक 7-8 टाइम वाला यूनिट ना, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का, उसमें थोड़े ग्राफिकल कांसेप्ट्स है, वो भी समझ कंसेप्ट हो तो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स ये मैक्रो इजी है, यही एक चैप्टर हैवी है। ये हैवी है, हाँ इससे हैवी कुछ हैवी है, हाँ हैवी तो है, कितना तो कुछ बस है। याद रखना हाँ, है, इसको इसमें तो सॉल्विंग main, तो कुछ है ही तो नहीं। बस फिर मैक्रो आता है। चलो देखो प्रैक्टिकल और एक्सपेंडिचर मतलब मैं तो खड़ा नहीं हो रहा भाई, मैं तो थक गया। चलो जी अब देखो जीडीपी एमपी पता करना है, उसी का तो फार्मूला है। बोलो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुड़ेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुड़ेगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जुड़ेगा, चेंजिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है। एक बात ध्यान रखो, सबसे मेन फार्मूला में क्या था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था, श्योर हो? वो फ्लोचार्ट पे आओ, फ्लोचार्ट पे आओ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था सबसे मेन फार्मूला पे नहीं, तो उसमें चेंजिंग स्टॉक यानी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जोड़ना पड़ेगा। तो फ्लो चार्ट भी खोल के रखो तुम लोग तुम्हारे सामने, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ मैं। और चेंजिंग स्टॉक हो गया, फिर चेंज इन इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके 100 रुपए लास्ट के जोड़ने पड़ेंगे, वो सारी कहानी है। ठीक है जी, पहला तो इजी होता है। अब 2025 का सवाल कराओ सर, कब आने आ गया 2025 का। देखो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बिलो नेशनल इनकम एनएनपीएफसी पता करना है। खैर ये इंफॉर्मेशन जो है ये तो एक्सपेंडिचर मेथड है, ये जीडीपी एमपी देगा, जीडीपी एमपी आएगा, फिर एनएनपीएफसी में कैसे जाते हैं पता है ना तुम लोगों को। तो पढ़ो, सबसे पहले तो अपने लोग क्या करते, चलो आलस करना गंदी बात है, मैं उड़ गया। तो सबसे पहले तो जीडीपी एमपी पता करना है। बोलो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुड़ेगा, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये फिक्स्ड वर्ड जो है ना, इसने मेरे को जो है ना थोड़ा वो कर दिया, फिक्स्ड वर्ड नहीं चाहिए मुझे। अगर फिक्स्ड वर्ड आ रहा है तो उसमें मुझे चेंजिंग स्टॉक जोड़ना पड़ेगा, डोमेस्टिक है तो क्या वो फिक्स भी दिया है, तो फिक्स्ड वर्ड नहीं चलता है, 4 वर्ड होने चाहिए। इसमें 4 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है, 5 वर्ड नहीं चलता है। 5 वर्ड है तो जोड़ के 1 वर्ड हट जाएगा,
यानी कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जो कि एडिशन टू स्टॉक ही है, क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक, ये जोड़ना पड़ेगा तुम लोगों को। तो 1000 और 400 1400 रुपए जोड़ना पड़ेगा तुम लोगों को। और ये तो डेप्रिसिएशन है, ये NFIA है, ये बाकी काम है, नेट एक्सपोर्ट है ये अपने काम का। तो प्लस 700, तो ये हो जाएगा 2100, 4100, 5600, ये आया GDP MP। अब मुझे चाहिए NNPFC, NNPFC चाहिए मुझे, तो GDP MP में ग्रॉस से नेट जा रहा हूँ, माइनस डेब्ट कर दूंगा, और फिर डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूँ, प्लस NFIA कर दूंगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस जा रहा हूँ, माइनस NIT कर दूंगा। तो यानी कि 5600 में देखो, इसीलिए वो जो 3 फ्लो चार्ट थे वो बहुत समय लिया था, 1 घंटा हमने सिर्फ सेकंड चैप्टर को दिया था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो पूरा काम लग रहा है। और डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50 रुपए, NFIA जोड़ना है, NFIA डायरेक्ट दे के रखा है, NFIA कितना है 100, और माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट दे के रखा है, कितना 200। तो 5600 में 50 गया, 5550, 100 जुड़ा 5650, 200 घटा 5450 करोड़। ये हमारी क्या आ गई, GDP नेशनल इनकम आ गया। ठीक है जी। इनका देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 6 + 500 कितना आया 5450, कितना है 5450। इतना कौन देखेगा। चलो पहले अच्छा लोगों ने पर्टिकुलर भी से बताया। हाँ सब मिक्स हो गया। अब देखो हमें डोमेस्टिक इनकम पता करना है, NDPFC पता करना है, तो हमको तो GDP MP पता चलता है, राइट। हमको इस मेथड में तो क्या पता चलेगा, GDP MP पता चलेगा। देखो पता नहीं मेथड कौन सी लगानी है, वो इंफॉर्मेशन खुद बताएगी। अब ये आइटम ही ऐसी है, देखो ना, जितनी डेंजर आइटम है एक्सपेंडिचर की है सारी। तो यानी कि अब देखो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस पे हम रोक देते हैं, इस पे हम रोक देते हैं कि भाई आगे क्या पता कुछ हो जाए। फिर ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, रेजिडेंशियल, गवर्नमेंट, ये तीनों को जोड़कर जो है, ये तीनों को जोड़कर जो है ना, ये फिक्स्ड वाला आदमी आएगा, फिक्स्ड वाला जो एक्सपेंडिचर है वो आएगा। और इसी में हम लोग अगर ये जोड़ देना तो तीसरा वाला आइटम आ जाएगा। फ्लो चार्ट क्या है जरा, फ्लो चार्ट का नाम, हाँ अब उसमें तीसरा आइटम का नाम पूरा बोलो तो ही तुमको याद होगा, मैं बोलूंगा तो याद नहीं रहेगा। एक मिनट जोर से बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये तीनों को जोड़ोगे ना तो पहला आइटम क्या जुड़ रहा है उसके लिए, पहला आदमी का नाम बोलो, ग्रॉस बिजनेस, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो है इन तीनों से जुड़कर बनेगा। अभी एक फार्मूला मैंने हाईलाइट कर रहा था, याद करो, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट, रेजिडेंशियल, पब्लिक। ये पब्लिक है, ये बिजनेस वाला है, रेजिडेंशियल गवर्नमेंट वाला है। देखो अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ो, और इसमें जो है ना वो नहीं क्या चेंज स्टॉक नहीं दिया किसके अंदर, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ये रहा। मैं देखो बताता हूँ फॉर्मूला क्या है GDP MP का, फ्लो चार्ट खोल के रखना। हाँ फ्लो चार्ट है 1 + 2 + 3 + 4 है, वो जो 4 आइटम है फ्लो चार्ट की है, ठीक है। अब जो थर्ड आइटम है ना वो इस तीनों को और इसको जोड़कर रखेगी, क्योंकि तीसरे का जो दो सब पार्ट था 4 और 5, तो 5 तो क्या है, 5 तो चेंज इन स्टॉक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है, जो 4 है ना वो इन तीनों को जोड़ के रखा है, घर का कंजम्पशन, बिजनेस का कंजम्पशन और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। तो यानी कि तुम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली बहुत कुछ जोड़ना पड़ेगा तुमको। अच्छा ये तो हाउसहोल्ड वाला भी जोड़ो। अब मैं बताता हूँ जोड़ना क्या क्या है, बोलो हाउसहोल्ड वाला, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ना है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जोड़ना है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट जोड़ना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ना है, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, ये चेंज इन ओरल सारे हो गए 5 मिनट में। अब ये देखो ये एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट है, हम लोग नेट एक्सपोर्ट लेते हैं, नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, यहाँ पे इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट का वैल्यू दिया है तो वो 20 है, तो तुम लोग -20 ले लेना, यानी ये तो इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट है, हम तो एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट लेते हैं, ये उल्टा दिया तो -20 लेना है, तो -20 इस पॉइंट में करेंगे। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जुड़ेगा। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जुड़ेगा डेफिनेटली। नेट इनडायरेक्ट, ये सब कुछ करने के बाद तुमको क्या मिल जाएगा, GDP MP मिल जाएगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो सो यहाँ पर ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल और पब्लिक, तो हाउसहोल्ड किधर में है, रेसिडेंशियल, बिजनेस और ये तीसरा कौन सा, पब्लिक, ये 3 दिया है, पर हाउसहोल्ड किधर है, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहला वाला, प्राइवेट वाला। तो इन सबको जोड़ने के बाद हम लोगों को जो है GDP MP मिलेगा। अब तुम लोग एक बात बताओ, GDP MP में से NDP FC में पहुंचना, ये तीनों आदमी लोग क्या हो जाएंगे,
माइनस हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे या जितने हो जाएंगे चलो निकाल लेते हैं। जीडीपी एमपी के लिए तुम लोग करो 800 प्लस 150 950 प्लस 100 ही करो क्योंकि 100/20 होने वाला है। तो 950 प्लस 100 हो जाएगा 1050 प्लस 170 है तो 1120 और 1220 में 140 और जुड़ जाएगा, 140 जुड़ेगा 1220 में तो 1360 हो जाएगा और 500 जुड़ेगा तो 1860 हो जाएगा। अब तुमको क्या ढूंढना है एक्चुअली, तुमको एनडीपीएफसी पता करना है। तो तुम 18 में से क्या करोगे, जीडीपी में से जी से एन करोगे अगर तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, अब यही सबका प्लस माइनस होगा पक्का। हाँ सो देखो 140 प्लस किया फिर 170 1200 में 140 प्लस किया तो फिर 500 प्लस 1200 नहीं था 1220 था क्योंकि ये 170 है इधर है ना, इसीलिए देख लेते 1750 आया फिर 800 ले गया और फिर 1800 1800 सॉरी अभी तो आपने बोला 1860 है। अच्छा 60 आया था ना, ठीक है। तो -40 और अब डी से डी तो ठीक है, फैक्टर से जाना है तो एनआईटी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, -70 1750 1860 माइनस करना फैक्टर कॉस और वो है ना, सही है जी। मार्केट वैसे फैक्टर को जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सवाल में बस भारीनेस जो है वो ज्यादा वो याद हो जाएगा ना तुम लोग को तो वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तीसरा वाला आइटम है, ये तीसरा वाला नहीं है, इसको ढूंढना है। तीसरे वाले का भी एक सब पार्ट है कि क्रॉस बहुत बढ़िया। तो ये दूसरा आइटम था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहला आइटम, ये दूसरा आइटम है, ये चौथा आइटम है। तो तीसरा वाला पूरा पूरा मिल जाएगा अगर मेरे पास क्या हो, तो अगर देखो जीडीपी एमपी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस में नेट एक्सपोर्ट, ये फार्मूला है। ये दिया हुआ है इधर 2500 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है फिर 1000 फिर 500 फिर नेट एक्सपोर्ट कितना है -50 है तो प्लस -50 कर दो तो ये 1500 -50 1450 इधर लेके माइनस कर दो 1050 जो है ये क्या आया मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो कैसे आता है, वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करना पड़ता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कितना है नहीं है तो चेंज इन स्टॉक ले लो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सेम होता है ना, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट तो चेंज इन स्टॉक होता है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो 200 माइनस 300 तो -100 आ जाएगा, इसको x लिख दिया मैंने तो 1050 तो 1150 कर। तो हार्ड तो है ही नहीं, मेन तो याद होना चाहिए, नाम ही इतने ऐसे कि याद हो जाएंगे ना तो फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला इंटरनल फार्मूला तुमको सारा पता होना चाहिए। अभी देखो मिसलेनियस है, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से करना है तो तुम लोग समझ गए कि हम लोगों का नेशनल इनकम खत्म हो गया है एक दिन के अंदर। तुम्हारे स्कूल वाले का तक पहुंचे ये खत्म करो पूरा हो गया, हाँ समझ आया था नहीं थोड़ा बहुत पूरा बहुत है अब क्लैरिटी हो गई। हाँ बहुत तो अब कंक्लूजन करते हैं, इसमें कंक्लूजन करेंगे ना मजा नहीं आएगा। तो नेशनल इनकम थोड़ा सपोर्ट करना, नेशनल इनकम जो कि क्या होता है एनएफसी, तो इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड, फिर हमारे पास आता है इनकम मेथड, फिर हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर मैं देखूं वैल्यू एडेड मेथड को देखो तो वैल्यू एडेड मेथड का जो आउटपुट है वो है जीडीपी एमपी है ना। सबसे पहला फार्मूला है इट इज सम ऑफ जीबीए एमपी। अब अगर फार्मूला बनाना है मुझे जीडीपी एमपी या जीबीए एमपी का, तो इसका फार्मूला बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में 2 चीजें जुड़ती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
और चेंजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या बताया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक का ही दूसरा नाम क्या है, इसका ही दूसरा नाम है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक भी बोल सकते हैं। अगर इंक्रीज इन अनसोल्ड नाम नहीं है मतलब ही वही है, तो दूसरा नाम तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है और इंक्रीज इन अनसोल्ड वैसे ही बोल सकते हैं। और हाँ, और इसमें वो क्या था, सेल्फ कंजम्पशन के लिए है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है ना, सर्विस का सेल्फ कंजम्पशन नहीं आता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है ना, उसको जोड़ दिया जाता है। इज एडेड, अब अगर एकदम थियरी भाषा में लिखो ना तो इज एडेड टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स भी सही है पर मतलब तो खैर मेजर तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसीलिए। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। और वो एक जगह पे क्या था, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड था ना, आई थिंक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड या कंज्यूमर गुड था, तो सिंगल यूज गुड्स थे, वो भी इसका नाम हो सकता है। और इससे ज्यादा इसमें कोई बात थी, और इससे ज्यादा इसमें कोई बात है नहीं। इनकम मेथड, इनकम मेथड में जो है, इनकम मेथड में जो है इसमें से हमें मिलता है डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम मिलती है, मतलब एनडीपीएफसी मिलता है, सही है ना, एनडीपीएफसी मिलता है। उसके लिए हमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस में मिक्स्ड इनकम करना पड़ता है। मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट देते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में रेंट नहीं सॉरी वेजेस इन कैश, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए। न्यूमेरिकल में अभी तक हमने नहीं देखा पर कहीं ना कहीं है एक्चुअली, मैंने पिछले साल में बता रहा था, वो तीनों चीजें आती है। और ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और प्रॉफिट में खुद में ही कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ही रिटेन्ड अर्निंग भी बोला जाता है। और मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दे देते हैं, हो गया, इतना नहीं लिखना है। अब फिर हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जिसके नाम थोड़े से हमें याद करने हैं, अच्छी बात ये है कि इससे भी क्या मिलता है, जीडीपी, एमपी ही मिलता है। तो इसमें जो है सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो यही नाम है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है गवर्नमेंट फिक्स्ड नहीं, गवर्नमेंट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट आता है। इसमें जो है, इसमें क्या होगा है, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और साथ में इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और इसमें भी हमने तीन चीज देखी कि भाई एक्सपेंडिचर फॉर जनरल पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर किसके लिए, रेजिडेंशियल के लिए देखा था, और गवर्नमेंट का, उसमें एक और पार्ट है सर, बिजनेस वाला भी, नेट वाला भी है ना, नेट फिक्स हाँ। और इसी को जो है, इसी में जो है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस में डेप्रिसिएशन कर दोगे तो ये आ जाएगा। और सर एक और है हाउस होल्ड वाला, सबसे पहले वाले में प्राइवेट में हाउस होल्ड और प्लस कुछ, हाँ, हाउस होल्ड वाले और फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वालों के, मतलब हाउस होल्ड वालों का प्लस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वालों का भी जो है जुड़ जाएगा। इसमें से खैर इसका फोटो तो पहले मत थे क्योंकि लिखा ही सब शॉर्ट में, पर मेन जो है ये काम लगेगा।